हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। दोस्तों, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी जावा की जर्नी में कुछ स्पेशल कीवर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमको क्लियर होना ज़रूरी है और जो इंटरव्यू में बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक के रूप में पूछे जाते हैं। तो अगर जावा में हम चाह रहे हैं कि कुछ कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू को फेस कर पाएँ, तो दोस्तों ये कीवर्ड कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपसे पूछे जाएंगे। इनका एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा। हालांकि मैं आज सिर्फ इनके इनके फीचर्स को डिस्कस कर रहा हूँ कि ये कीवर्ड का रोल क्या है। प्रैक्टिकली ये टॉपिक आते जाएंगे। जब मैं डेवलपर सीरीज शुरू करूँगा तो ऑलमोस्ट कुछ एक हमने इसमें पढ़ रखे हैं और कुछ को हम लोग आगे डेवलपर सीरीज के अंदर पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, कुछ मैंने जो पढ़ा रखे हैं वो भी मैंने लिख दिए हैं ताकि आप एक साथ समझ पाओ कि ये सारे कीवर्ड्स का रोल क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। सबसे पहला कीवर्ड है स्टैटिक, जो कि मैंने एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया था, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बिहेवियर को। इवन अभी मैंने एक लास्ट लेक्चर विराग का जो लिया था वहाँ पर भी हमने मेथड को स्टैटिक डिफाइन किया था। तो स्टैटिक जो कंसेप्ट है ये मैं स्टैटिक डिक्लेयर कर सकता हूँ मेथड के आगे क्लास। क्लास मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इनर क्लास। जब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर आगे इस कॉन्सेप्ट को, जावा में जब इनर क्लासेस इंप्लीमेंट करेंगे तो वो स्टैटिक हो सकती है। नॉर्मल क्लास को मैं स्टैटिक नहीं बना सकता हूँ, मेथड हमारी स्टैटिक हो सकती है। और एक टर्म होती है स्टैटिक ब्लॉक, जिसको बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। हम चाहते हैं कि मेन मेथड के पहले भी कुछ एग्जीक्यूट हो, तो ये स्टैटिक ब्लॉक बना के मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कहीं पर भी। मतलब मेन से पहले अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो ये काम कर सकते हैं। तो मैंने एक लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, आपको याद होगा। मैं थोड़ा सा अभी मैंने यहाँ मेन लिख रखी, देखो आप, मेन भी है और एक विराग का डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था जो वो है ये। अब मैं इसके बाद है ना एक स्टैटिक इनिशियलाइजर बनाता हूँ। देखो आप, मैंने एक नॉर्मल ब्लॉक बना दिया ओपन बिगिन एंड, ये स्टैटिक ब्लॉक है। और यहाँ जाके मैंने लिख दिया वेलकम टू ओसोप कोडिंग। अब देखो आप, ये मेन में है क्या? ये कॉन्सेप्ट मेन के बाहर है। इसको बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। हालांकि इसका बहुत वास्ट यूसेज है। अगर मैं कोई लाइब्रेरी, कोई नेटिव लाइब्रेरी इंक्लूड करना चाहता हूँ जावा में, तो मैं सब कुछ यह लोड लाइब्रेरी नाम के फंक्शन से कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट लोड लाइब्रेरी। मैं कोई नेटिव कंपोनेंट, सी का कोई कंपोनेंट जावा में कॉल करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, वो थोड़ा हम जब डेवलपर ट्रैक पर जाएंगे तो इस बारे में बात करेंगे। तो ये स्टैटिक कीवर्ड का रोल है। स्टैटिक इनिशियलाइजर मेन मेथड के भी पहले एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये मेन कॉल होने से पहले वो किसको कॉल कर लेगा? इस वेलकम टू ओसोप कोडिंग। इसी बात पे सिर्फ बताना था मुझे यहाँ पर। देखो आप, ये स्टैटिक का रोल है। ये आ गया वेलकम टू ओसोप कोडिंग, मतलब मेन कॉल होने से पहले कॉल हो गया कौन? वेलकम टू ओसोप कोडिंग, स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो गया। क्लियर? वैसे स्टैटिक मेथड भी यहाँ पर दिख रही है अभी आपको, जिनको ऑब्जेक्ट बनाए बिना मैं सीधे कॉल कर सकता हूँ। दिख रही है? एड डायरेक्ट कॉल करी मैंने यहाँ पर बिकॉज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। जैसे मेन है कि नहीं, मेन को ऑब्जेक्ट बनाए बिना मैं डेली कॉल करता हूँ, वैसे किसी भी स्टैटिक मेथड को उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना हम लोग कॉल कर सकते हैं। और एक आता है स्टैटिक इनर क्लास के लिए, तो वो जब थोड़ा सा एडवांस है। नॉर्मल क्लास को मैं स्टैटिक डिफाइन नहीं कर पाऊँगा, इनर क्लास को मैं स्टैटिक डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये एक स्टैटिक को लेके थोड़ा सा क्लैरिटी आप डेवलप कर लें। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमने पढ़ा था, ये मेथड के साथ पॉसिबल है और क्लास के साथ पॉसिबल, और ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ इनहेरिटेंस के साथ में। हेरारिकल इनहेरिटेंस के बाद हमने पढ़ा था कि पॉलीमॉर्फिज्म अगर मुझे अचीव करना है तो मैं चाहता हूँ किसी एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर को मल्टीपल क्लासेस अपनी नीड के हिसाब से ओवरराइड करे। तो मेथड को मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइन कर सकता हूँ। स्मॉल है, यहाँ मैंने सब कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लिखा है, ये हैं सारे स्मॉल में, ये सारे कीवर्ड स्मॉल में है। क्लियर? वो यहाँ पर ध्यान रखना आप कि जहाँ जो भी यूज़ हो रहा है वो स्मॉल में। दीज आर द कीवर्ड्स, ये सारे जावा की कीवर्ड लिस्ट में। तो जब भी स्टैटिक लिखोगे तो ये स्मॉल लेटर में होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा तो ये स्मॉल लेटर में होगा।
अच्छा, जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगी उसकी बॉडी डिफाइन नहीं होगी। क्लियर, मेथड डेफिनेशन सेमीकोलन, कोई बिगिन एंड नहीं होगा, कोई डेफिनेशन नहीं होगी। अगर किसी क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती है तो क्लास ऑटोमेटिक एब्स्ट्रैक्ट काउंट होती है, उसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो ज़रूरी नहीं कि मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो। ये सब मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है इनहेरिटेंस की सीरीज़ में। क्लियर, तो ये दो कीवर्ड ऐसे हैं जिनको मैं पहले बात कर चुका हूँ, आपके साथ में डिफाइन कर चुका हूँ। फिर आता है ये फाइनल कीवर्ड, स्मॉल में ये भी फाइनल, अरे फाइनल कीवर्ड भी स्मॉल लेटर में ही है। तो फाइनल में डेटा को भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, क्लियर, मेथड को भी डिक्लेयर कर सकता हूँ और क्लास को भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। मतलब तीनों जगह हम फाइनल कीवर्ड लगा सकते हैं। डेटा अगर फाइनल होगा तो ये कांस्टेंट डिफाइन करता है जावा में। कहीं भी अगर मैंने बोल दिया, कहीं थोड़ा सा अपन कैपिटल में लिखते हैं इसको, नॉर्मली हमने लिमिट बता दी कहीं मैक्स 10, मतलब इस वेरिएबल को आप चाह के भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जावा में कांस्टेंट कीवर्ड है CONST, ये रिजर्व वर्ड है, बट इसका पूरे जावा में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये ध्यान रखना आप। तो कांस्टेंट जावा किससे डिफाइन करती है? फाइनल कीवर्ड के थ्रू। CONST हमने C++ में सुना होगा, तो जावा उसको कीवर्ड तो बनाती ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। यू कैन नॉट यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड एज ए कीवर्ड और एज ए वेरिएबल, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। बट कांस्टेंट डेफिनेशन जावा किससे देती है? फाइनल कीवर्ड के थ्रू। मेथड अगर फाइनल है तो इसका मतलब हो गया कि इस मेथड को अब मैं कभी ओवरराइड नहीं कर पाऊंगा। क्लियर, फाइनल मतलब कंप्लीट, नाउ देयर इज नो नीड टू मॉडिफाई इट अगेन। इसको आगे फ्यूचर में कहीं भी ओवरराइड नहीं कर पाओगे, इनहेरिटेंस में, डिराइव्ड क्लास में। क्लियर, ये पॉसिबल नहीं है। क्लास अगर फाइनल है, फाइनल अगर क्लास है तो इसका मतलब है कि इस क्लास को हम चाहकर भी अब इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। सो दिस क्लास इज फाइनल मतलब कंप्लीट। नाउ नो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, नो अपडेशन रिक्वायर्ड, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एक्सटेंशन इन अ पर्टिकुलर क्लास। क्लियर, तो फाइनल कीवर्ड अगर कहीं पर आ गया क्लास बॉडी में तो फिर आप मान के चलो कि ये क्लास अब फ्यूचर में कभी इनहेरिट नहीं होगी। क्लियर, तो दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट ये तीनों कीवर्ड है, स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट तो फाइनल अपोजिट है एक दूसरे के। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बोलते हैं मस्ट ओवरराइड करो, अरे दैट मस्ट बी ओवररिडन इन इट्स डिराइव्ड क्लास, अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो। और फाइनल है तो मना करती है कि ओवरराइडिंग इज नॉट अलाउड। वैसे क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो जिसको बोलते हैं मस्ट इनहेरिटेबल क्लास, जिसको 100% आपको इनहेरिट करना है। जबकि क्लास अगर फाइनल है तो हम उसको चाह के भी इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों अपोजिट कीवर्ड हैं। क्लियर, इन दोनों को जावा ने थोड़ा और प्रॉपर डिफाइन करने के लिए नए वर्जन्स में 15 ऑनवर्ड्स ये ट्रायल शुरू हो गया था, सील्ड और नॉन सील्ड। तो जावा ने कॉन्सेप्ट दे दिया अब सील्ड क्लासेस। जैसे होता है ना, कोई चीज़ आपने बोल दी सील्ड मतलब सिक्योर्ड, जहाँ पर आप डिफाइन कर पाओगे कि कौन सी मेथड आपकी क्लासेस को, कौन सी क्लास आपकी डिफाइंड क्लास को इनहेरिट कर पाएगी, कौन सी नहीं कर पाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है सील्ड के थ्रू। तो सील्ड अगर कोई क्लास है, क्लियर, अगर जावा ने सील्ड कीवर्ड से कोई क्लास बना दी है तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये क्लास अब परमिशन देगी, ये क्लास परमिट करेगी कि इसको कौन कौन सी क्लास डिराइव कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है। तो सील्ड कीवर्ड के साथ में कीवर्ड और आता है परमिट्स, ये भी स्मॉल में है। जब थोड़ा एडवांस लेवल की जावा पढ़ेंगे तो बात करेंगे इस बारे में अपन। परमिट्स कीवर्ड, तो सील्ड क्या करेगा? परमिट करेगा कि मैं इस पर्टिकुलर क्लास को कितनी नंबर ऑफ क्लासेस इनहेरिट कर पाएंगी। क्लियर, और परमिट के साथ में उसको पावर रहेगा। तो जो भी क्लास को ये परमिशन देगा उस क्लास को 3 कीवर्ड अप्लाई करना पड़ते हैं, सील्ड, नॉन सील्ड और फाइनल। ये 3 कीवर्ड डिराइव्ड क्लास में अप्लाई करना पड़ते हैं। क्लियर, तो जिस क्लास को परमिट किया जाता है उस क्लास को फर्दर सील्ड, नॉन सील्ड मतलब ओपन, और फाइनल मतलब जिसको आगे कहीं भी एक्सटेंड नहीं कर पाए, ये 3 कीवर्ड देना पड़ते हैं उस क्लास के साथ में
जिसको सील्ड के थ्रू हम परमिट करते हैं। तो जिस क्लास को अलाउ करोगे ना आप, उसको फिर बताना पड़ेगा कि वो खुद सील्ड है कि नहीं है, वो नॉन सील्ड है मतलब ओपन है कि नहीं है, वो फाइनल है कि नहीं, कि उसको फिर कोई आगे एक्सटेंड नहीं कर पाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अब एक एडिशन है जावा के डेवलपमेंट में, कि जो एब्स्ट्रैक्ट में पूरा फ्रीडम था, फाइनल में पूरा रिस्ट्रिक्शन था। अब यहाँ पर हमारी अप्रोच सिलेक्टिव हो गई। मैं चाहूँ जिस क्लास को अलाउ करूँ कि वो हमारी किसी क्लास को एक्सटेंड करे, इनहेरिट करे, मेथड को ओवरराइड करे, और हम चाहते हैं कि इसके अलावा कोई क्लास उसको डिराइव नहीं कर पाए, ओवरराइड नहीं कर पाए, इनहेरिट नहीं कर पाए। तो ये इम्पॉर्टेंट एडिशन है सील्ड और नॉन सील्ड के साथ में। तो नॉन सील्ड हमेशा कहाँ यूज़ करते, जिस क्लास को आपने परमिट किया हुआ है। अरे सील्ड क्लास के थ्रू अगर आपने परमिट किया कि परमिट्स टेस्ट1 को परमिट कर दिया, तो जब टेस्ट1 आएगी ना, तो उसको 3 में से एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, सील्ड, नॉन सील्ड या फाइनल। वो 3 में से एक कीवर्ड डिफाइन करेगी, तो आगे पर्पस क्लियरिटी होगी कि भैया वो आगे अब एक्सटेंड होगी नहीं होगी, आगे वो एक्सटेंड होने के लिए ओपन है या वो भी रेस्ट्रिक्टेड है नेक्स्ट लेवल पर। तो ये सारा रोल है सील्ड और नॉन सील्ड का। क्लियर दोस्तों, ये मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ आपको। टॉपिक बड़े हैं, अलग अलग जब मैं डेवलपर सीरीज़ लाऊंगा, बहुत फुर्सत में एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट। फिर आएगा सिंक्रोनाइज्ड। ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड भी स्मॉल में ही है। ये यूज़ होगा जावा में मल्टी थ्रेडिंग के अंदर। मल्टी थ्रेडिंग से मतलब क्या हो गया, जावा थ्रेड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करती है, और जावा के थ्रेड आर्किटेक्चर का फ़ायदा क्या हो गया कि साइमल्टेनियस मल्टीपल थ्रेड्स, मल्टीपल प्रोसेस एक ही समय में सीपीयू को शेयर कर सकती है। तो थ्रेड आर्किटेक्चर का फ़ायदा क्या हो गया, जब आप मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, नेटवर्क पे काम कर रहे हो, और आपकी जो प्रोसेसर है उसको एक साथ हज़ारों रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है। कई बार अगर उनकी थ्रेड सिमिलर है, सिमिलर ऑब्जेक्ट पर अगर वो काम कर रहे हैं, तो आपको बैंकिंग वगैरह के ट्रांजेक्शन में नीड आती है। क्लियर। तो ये आपको जब चाहते हो कि सिक्योरिटी मेंटेन हो डेटा की प्रोसेस एक समय में, जैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा, तो सीमाफोर्स, डेडलॉक के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े होंगे। क्लियर। सिंक्रोनाइजेशन, कॉन्करेंसी के कंट्रोल हमने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े होंगे। तो वहाँ एक टर्म का यूज़ होता है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का। तो जावा सिंक्रोनाइज कीवर्ड सपोर्ट करती है इनहेरिटेंस के अंदर, जब हम चाहते हैं कि किसी भी मेथड को एक समय में 2 ऑब्जेक्ट डील नहीं कर पाए। एक ऑब्जेक्ट एंटर हो जब तक प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो, जब तक सेकेंड ऑब्जेक्ट प्रोसेस में एंटर नहीं हो। क्लियर। तो वो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 तरह से सिंक्रोनाइजेशन अचीव करते हैं हम लोग। एक तो मेथड के आगे सिंक्रोनाइज लिखते हैं हम, यहाँ पर कोई मेथड होगी, फंक्शन अगर होगा, तो उसके आगे सिंक्रोनाइज कीवर्ड लग जाता है। तो ये मेथड जब भी कॉल होगी, अगर ऑब्जेक्ट 1 ने, थ्रेड 1 ने इसको कॉल किया है, तो बाकी सारी थ्रेड जब तक ये टर्मिनेट नहीं होगी तब तक वहाँ पे एंटर नहीं हो पाएगी। क्लियर। मतलब बाकी के लिए लॉक क्रिएट हो गया वो। जब ये टर्मिनेट होगी तो सेकेंड वेटिंग थ्रेड है वो एंटर होगी सिस्टम में। तो एक तरीका है सिंक्रोनाइज मेथड, और एक होता है सिंक्रोनाइज ब्लॉक। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक मतलब इस पर एक ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ उसकी जो भी मेथड को आप सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हो क्लास की, वो डिफाइन कर देंगे। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक, और यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया, ऑब्जेक्ट पास कर दिया पैरामीटर के रूप में। क्लियर। हाँ भाई, हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे टॉपिक है, 3 तो थोड़े समझते हैं अपन, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको अभी से सुन लो, समझ लो, नोट करके रख लो आप। ये सब कुछ मैं प्रैक्टिकली पढ़ाऊँगा, हर पर्टिकुलर कीवर्ड को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। क्लियर। वैसे ही एक वोलेटाइल कीवर्ड होता है, ये भी मल्टी थ्रेडिंग में यूज़ होगा। जब आप चाहते हो कि मल्टीपल थ्रेड जब डेटा को प्रोसेस करती है, और हम देखते हैं कि हमने कैशे का कॉन्सेप्ट सुना हुआ, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर साइमल्टेनियस आपकी मेथड ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है, और वो ऑब्जेक्ट फ्रिक्वेंटली मॉडिफाई नहीं हो रहा है, अरे आपकी पुरानी वैल्यू लेके पता लगा आपने रिटर्न कर दी, प्रोसेस रिटर्न कर दी, तो वोलेटाइल डिफाइन करने से क्या होता है कि वो कैशे का रोल ख़त्म हो जाएगा और सीधे आपकी थ्रेड ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगी।
अदरवाइज क्या होता है, सारी थ्रेड प्रोसेसिंग में बीच में कैशे का रोल है, और कैश मेमोरी क्या करती है, वो ट्रांजेक्शन पूल मेंटेन करने के लिए उस प्रोसेस को वहीं पर मैनेज करती है कि डेटा या ऑब्जेक्ट की मेमोरी जो है वो उसी लेवल पर अपडेट होती रहे। अब उसके कारण क्या होता है, मेमोरी से दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरे थ्रेड डेटा को उठा लेती है, तो कई बार डेटा डिफरेंट आ जाता है। तो वोलेटाइल का फ़ायदा ये होगा कि हम चाहते हैं जिन वेरिएबल्स को फ्रिक्वेंटली मॉडिफाई करना चाह रहे हो मल्टीपल थ्रेडिंग में, मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर में, तो वहाँ पर हम वोलेटाइल कीवर्ड यूज़ करेंगे, क्लियर, फॉर फ्रिक्वेंट अपडेशन। एंड देन वी विल नॉट बी रिक्वायर्ड लाइक कैश मेमोरी को इन बिटवीन हटा देगा वोलेटाइल, थ्रेड डायरेक्टली अपडेट करेगी किसको, जाकर सीधे ऑब्जेक्ट की मेमोरी को, जो मल्टी थ्रेडिंग में जिन ऑब्जेक्ट को प्रोसेस कर रहे हैं उनको। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा विजुलाइज नहीं कर पाओगे, ये भी स्मॉल में ही है। फिर आता है ट्रांजिएंट कीवर्ड। ट्रांजिएंट कीवर्ड होता है आईओ में यूज़ करेंगे इसको अपन इनपुट आउटपुट में, खासकर जब मैं सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन जावा में इंप्लीमेंट करूँगा। सीरियलाइज करना मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट सेव करना, डी सीरियलाइज करना मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को रीस्टोर करना। नॉर्मली आप गेमिंग वगैरह में देखते होंगे, गेम प्ले कर रहे हो आप, जो भी स्कोर है आपके गेम का उस समय, इतने में कॉल आ गया आपके पास, कॉल आते ही क्या हो गया, कंट्रोल कॉल पे ट्रांसफ़र हो गया, आपका गेम ने तुरंत पॉज ले लिया, उसने तुरंत उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेव कर दिया। तो इसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेव करने को हम क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेशन। और जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होगा, वो बोल देगा गेम आपको रिज्यूम करना है क्या, तो आप रिज्यूम बटन दबाओगे, जहाँ डेटा था, अरे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो जो आपका स्कोर है बैटिंग बॉलिंग का, वो स्कोर आ जाएगा। कोई और गेम खेल रहे हो पॉइंट बेस, जो पॉइंट का स्टेटस है, प्लेयर का स्टेटस है, वो एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। तो ये इसका फ़ायदा होता है सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन का। यहीं पर एक कीवर्ड यूज़ होता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट कीवर्ड का कुछ स्पेसिफिक रोल है, कुछ सिक्योर डेटा को मैं चाहता हूँ कि वो सीरियलाइजेशन के दौरान उनका स्टेट सेव नहीं हो। अगर ऐसे कुछ वेरिएबल हैं जिनको मैं ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन सेव करना नहीं चाहता हूँ, ऐसे वेरिएबल्स को हम ट्रांजिएंट कीवर्ड से डिफाइन कर देंगे, तो उनकी स्टेट ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन सेव नहीं होगी। इतना भी आप नोट कर लें पॉज करके समझ के, क्लियर। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, जब हम सीरियलाइजेशन डी सीरियलाइजेशन पढ़ेंगे, इंटरव्यू का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है कंपनी का, ये भी सिंक्रोनाइजेशन हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, क्लियर। सब कुछ डेवलपर सीरीज में बड़ी फुर्सत में हम सब कुछ पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस के साथ में। एक लास्ट कीवर्ड आता है नेटिव। नेटिव कीवर्ड का फ़ायदा क्या है दोस्तों, ये नेटिव नाम से समझ में आ रहा होगा, हम नहीं बोलते बातचीत मेरा नेटिव प्लेस है, पेरेंटल प्लेस है, ये जहाँ के हम मूल निवासी होते हैं, कि कहीं पर्टिकुलर कोई रूरल एरिया आपने बता दिया, बातचीत निकली, बोले नहीं नहीं वो मेरा भी नेटिव प्लेस है। तो नेटिव का मतलब हो गया कि नेटिव शब्द जहाँ भी आ रहा है वो मेजरली C++ की लाइब्रेरी की बात होती है। अरे आज जितनी बार सेटअप बना है या तो सी में लिखी हुई चीज़ें, चाहे वो डेटाबेस हो, यूटिलिटीज़ हो, लैंग्वेजेस हो, या तो सी में लिखी है या C++ में लिखी हुई है। तो जावा में अगर हम चाहते हैं कि नेटिव एपीआई आपको इंटीग्रेट करना हो, कॉल करना हो, तो हम जो मेथड किसी और सी या C++ के किसी मेथड को हम जावा के प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर उन मेथड के आगे हम नेटिव कीवर्ड लगा देंगे, क्लियर। तो नेटिव कीवर्ड लगा के हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये हमारी रूटीन जावा मेथड्स हैं, और ये जो मेथड है जो अदर लैंग्वेज में लिखी, नेटिव टेक्नोलॉजीज़ में पहले लिखी हुई है, ये कंपोनेंट पुराने बने हुए, उनको हमको जावा एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना है, तो नेटिव कीवर्ड से ये काम कर पाएंगे हम लोग वहाँ पर। तो ये दोस्तों नेटिव कीवर्ड का रोल है। नेटिव सिर्फ मेथड के साथ लगता है, ध्यान रखना, क्लियर। ट्रांजिएंट लगता है डेटा के साथ में, वोलेटाइल लगता है सिर्फ डेटा के साथ में, सिंक्रोनाइज मेथड के साथ में, और ब्लॉक, सिंक्रोनाइज मेथड और सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, क्लियर। ट्रांजिएंट सिर्फ वेरिएबल होगा, वोलेटाइल सिर्फ वेरिएबल होगा, नेटिव सिर्फ मेथड होगी। तो दोस्तों ये मैंने एक समराइज़ किया सिंपली कि इन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स का क्या रोल है। सब कुछ हम लोग जावा डेवलपर सीरीज़ में पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये बिगिनर वाली सीरीज़ लगभग क्लोजिंग की ओर है। डेवलपर सीरीज़ में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू रिकॉलिंग करूँगा सारी चीज़ों की, और फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा, लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सब कोडिंग को अगर आपने
सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।